मैं आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूं जिसमें एक प्रधानमंत्री का कथित फोन कॉल है, जिसमें दो रहस्यमयी मौतें हैं, इसमें 60 लाख रुपए की चोरी भी है और इतिहास का सबसे छोटा मुकदमा भी है जो महज 3 दिन में निपट जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अगर आपको कहा जाए कि एक कल्पना करिए किसी बैंक के लूटने के दृश्य का, तो आपके दिलो दिमाग में क्या पिक्चर आएगी? किसी भी बम्बई फिल्म की तरह, मसालेदार फिल्म की तरह आपके सामने एक इमेज बनेगी कि बैंक खुला हुआ है, नकाबपोश बदमाश अंदर आए, गोलियां के कुछ राउंड्स चलते हैं, एक आध कोई इंजर्ड भी हो जाता है, अगर काउंटर है कोई रेजिस्ट करता है तो मारा भी जाता है, और बैंक लूट करके फरार होके चले जाते हैं बदमाश। कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि एक फ़ोन कॉल आता है और उससे बैंक लूट जाता है, तो क्या आपको ये बात हजम हो पाएगी? दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमारे देश में हुआ 1971 में, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 60 लाख रुपए लुट गए सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे। यह किस्सा बहुत मशहूर हुआ और इसको आगे जाके नागरवाला केस के नाम से जाना गया। ये बैंकिंग इतिहास में, बैंकिंग फ्रॉड में ये सबसे बड़ी घटना थी उस वक्त तक की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सफर आपके साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत रोचक तथ्य आपके सामने आएंगे जिससे हो सकता है शायद आप अनभिज्ञ हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सफर शुरू करने से पहले आज कुछ आपको किरदारों से मिलवाते हैं जो इस कहानी में बार बार आपके सामने आते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार इसमें आपके सामने होंगे। जैसे सबसे पहले इसमें एक कैरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्ट्रीट के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा। दूसरे कैरेक्टर हैं उस वक्त प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर। तीसरे श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी भारत की। चौथे कैरेक्टर हैं बैंक के डिप्टी चीफ कैशियर राम प्रकाश बत्रा। पांचवें कैरेक्टर हैं इस केस के हीरो रुस्तम सोहराब नागरवाला, जो कि ये 60 लाख रुपए लेके भाग गया। और छठे कैरेक्टर इसमें हैं दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीएसपी डीके कश्यप। ये उस वक्त की बात है जब दिल्ली में कमिश्नर वाली व्यवस्था लागू नहीं हुई थी, तो रैंक जो थे वो एसपी, डीएसपी इस तरह से हुआ करते थे। तो एडिशनल डीएसपी डीके कश्यप जिन्होंने ये केस किया। तो चलिए शुरू करते हैं इसका किस्सा। दिन था 24 मई 1971। रोजाना की तरह बैंक खुलता है, कामकाज स्टार्ट हो जाता है। अभी बैंक खुले हुए लगभग 1 घंटा भी नहीं हो पाता है कि चीफ मैनेजर वेद प्रकाश मल्होत्रा के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स अपने आप को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधान सचिव परमेश्वर नारायण हक्सर बताता है, जो कि एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे। वो उनसे ये कहता है कि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि 60 लाख रुपए कैश में बाहर निकालिए स्ट्रांग रूम से, और बैंक के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ मिलेगा, उसको जाके दे दीजिए। अब इस बात को अभी मल्होत्रा समझ रहे होते हैं, इतने में ही वो कहता है लीजिए प्रधानमंत्री से ही बात कीजिए। थोड़ी देर फ़ोन होल्ड रहता है और इसके बाद एक फीमेल की वॉइस आती है जो कि अपने आप को मिसेस इंदिरा गांधी बताती हैं, और हूबहू वॉइस उनसे मिल रही है इंदिरा गांधी की आवाज़ से। वो मल्होत्रा से ये कहती हैं कि 60 लाख रुपए लीजिए और स्टेट बैंक के सामने बाइबल हाउस में चले जाइए। बाइबल हाउस में इसको रखिएगा, वहाँ पे एक आदमी आपके पास आएगा और आके आपसे एक कोड वर्ड कहेगा, बांग्लादेश का बाबू। इसके बदले में जैसे ही आप सुने तो आप कहिएगा बार एट लॉ। कोड वर्ड एक्सचेंज करने के बाद वो पैसा उसको दे दीजिएगा और आप वापस आ जाइएगा। ये सुनने के बाद मल्होत्रा प्रधानमंत्री को जवाब देते हैं, जैसी आपकी इच्छा माताजी, और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मल्होत्रा वैसा ही करते हैं जैसा कि निर्देश उनको उस फ़ोन कॉल पे दिया गया था। वो डिप्टी कैशियर बत्रा को बुलाते हैं और कहते हैं कि स्ट्रांग रूम में जाएं और 60 लाख रुपए को पैक करें। चीफ कैश ऑफिसर रुहेल सिंह और बत्रा दोनों के दोनों स्ट्रांग रूम में जाते हैं और 60 लाख रुपए को
कलेक्ट करके बाहर ला के रख देते हैं। सूटकेसेस में पूरा का पूरा पैसा पैक रहता है। मल्होत्रा से कहा जाता है कि आप इस पे वाउचर पे साइन करिए, तो मल्होत्रा कहते हैं कि मैं अभी वाउचर पे साइन करता हूं, लेकिन जो कैश की जो रजिस्टर की एंट्री है उस पे चीफ कैश ऑफिसर जो हैं रुहेल सिंह वो साइन करते हैं और वाउचर प्रिपेयर करके मल्होत्रा को देते हैं। मल्होत्रा उस वाउचर पे उस वक्त साइन करके कहते हैं कि मैं आगे से भी करा के लाऊं। इसके बाद मल्होत्रा बैंक की गाड़ी में पैसा रखवाते हैं और बैंक से खुद उस गाड़ी को चला करके बाहर आते हैं बाइबल हाउस, जो कि बिल्कुल सीधा बैंक के सामने है। वहां जाने के बाद वो इंतजार करते हैं उस आदमी का। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आता है लंबा सा और आकर के उनके पास कहता है बांग्लादेश का बाबू। कोड वर्ड मिल गया था। अब बारी थी मल्होत्रा की इस कोड वर्ड के अपना जवाब देने का। उन्होंने कहा बार एट लॉ, जैसा कि उस फोन कॉल पे उसको कहा गया था। कोड वर्ड कंफर्म हो चुका था, पैसे का ट्रांसफर अभी बाकी था, लेकिन अचानक से वो शख्स उस गाड़ी में बैठता है और मल्होत्रा के साथ चला जाता है। ये दोनों के दोनों लोग दिल्ली के एक टैक्सी स्टैंड पर पहुंचते हैं, जो कि सरदार पटेल मार्ग और पंचशील रोड के क्रॉसिंग पर था। यहां पर वो आदमी एक टैक्सी बुक करता है, उसको टैक्सी लेता है और सारा का सारा पैसा बैंक की वैन से निकाल के उस गाड़ी में रखता है और मल्होत्रा को हिदायत देता है कि प्रधानमंत्री के घर पर चले जाएं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं इस वाउचर पर साइन कर देंगी। मल्होत्रा वैसे ही करते हैं। सरकारी गाड़ी में मल्होत्रा एक सफदरजंग रोड, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंट था, वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है कि प्रधानमंत्री घर पर नहीं है, वो संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर है। मल्होत्रा प्रधानमंत्री निवास से संसद भवन जाते हैं। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात यहां पर भी नहीं हो पाती, मिसेस गांधी यहां पर भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हाँ वो पीएन हक्सर से मिल पाते हैं यहां पर, जिन्होंने वो कथित फोन कॉल किया था, और वो सारी की सारी बात बता करके उनको बताते हैं किस तरह से आपने फोन करा और वाउचर पे साइन के लिए मैं आया हूं। इतना सुनने के बाद पीएन हक्सर थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई फोन आपको किया नहीं है। ये सुन के मल्होत्रा भी बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि 60 लाख रुपए, वो भी 1971 का, गायब हो चुका था। ना आदमी था ना पैसा था। हक्सर उनसे कहते हैं कि आप पुलिस में जाइए और कंप्लेंट लिखवाइए, यहां से ऐसा कोई फोन आपको नहीं किया गया है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी घटनाक्रम में अभी तक 2-2.5 घंटे हो चुके थे जब उन्होंने मल्होत्रा ने बैंक छोड़ा था। इधर बैंक के डिप्टी कैशियर बत्रा और कैश ऑफिसर रुहेल सिंह इस इंतजार में हैं कि वाउचर आए और वो अपना कैश का मिलान करके खत्म करें। लेकिन उनकी एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब उनसे चीज संभल नहीं रही थी। रुहेल सिंह बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर आ रही थी। कैश ऑफिसर वही थे इसके। रुहेल सिंह तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाते हैं और उनको बताते हैं। बैंक में हड़कंप मच जाता है और सब रुहेल सिंह को कहते हैं कि पुलिस में कंप्लेंट लिखाइए। उधर मल्होत्रा को भी यही कहा जाता है कि पुलिस में कंप्लेंट लिखाइए। रुहेल सिंह तुरंत संसद मार्ग पुलिस थाने में जाकर के एक इसकी कंप्लेंट लिखाते हैं। अब क्योंकि इसमें मामला प्रधानमंत्री का था, उनका स्वयं नाम जुड़ रहा था, खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और ये हल्ला मच जाता है इसका पूरे। बिना व्हाट्सएप के ज़माने में, बिना फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़माने में भी ये खबर कुछ ही घंटे के अंदर लगभग सबको पता लग जाती है। मीडिया इसको हाईलाइट करना शुरू कर देता है और विपक्ष उस वक्त श्रीमती गांधी से उनके इस्तीफे की मांग करना शुरू कर देता है और इस पर संसद में हंगामा शुरू हो जाता है। मामले की गंभीरता को देख करके दिल्ली पुलिस इस पर एक एक्शन टीम बनाती है, जिसका नेतृत्व एडिशनल डीएसपी डीके कश्यप के हाथों दिया जाता है और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन तूफान। क्यों? इसको पुलिस मल्होत्रा के साथ पूरी की पूरी जानकारी ले करके उस टैक्सी स्टैंड पर जाती है जहां से उस टैक्सी को लेके वो आदमी गया था। टैक्सी स्टैंड वाला बताता है कि वो वहां से उनको ले जा करके पैसा उसने कहां पे छोड़ा। दिल्ली पुलिस तफ्तीश करते करते रात को करीबन 9:30 बजे नागरवाला,
जिसका नाम ये रुस्तम सोहराब नागरवाला है, इसको पकड़ लेती है और इसकी निशानदेही पर 5,000 रुपये, सिर्फ 60 लाख रुपए में से 5,000 रुपये छोड़ के बाकी सारा पैसा भी वसूल हो जाता है। नागरवाला दिल्ली गेट पे एक पारसी धर्मशाला में रुका हुआ था, वो वहां से पकड़ा जाता है। रात को 12 बजे दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें ये बता देती है कि ये सारा का सारा किस्सा सॉल्व हो चुका है, पैसा बैंक का रिकवर हो गया है, सिर्फ 5,000 रुपये को छोड़ करके। और ये भी बताती है कि ये सारा का सारा आवाज़ जो बनाई गई थी वो नागरवाला ने खुद ही मिमिक्री करके मिसेस इंदिरा गांधी की आवाज़ में, तत्कालीन प्रधानमंत्री की आवाज़ में उसको बेवकूफ़ बनाया और मल्होत्रा से पैसा लेके चला गया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी सुलझ नहीं रहे थे। दिल्ली पुलिस अभी इस बात की तफ्तीश करनी और बाकी थी कि ये पूरा घटनाक्रम के पीछे कौन है, ये क्या है, इसलिए और थोड़ी तफ्तीश इसमें की जाती है। तो नागरवाला उनको ये बताता है कि उसने बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर सरकार का और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये काम किया था। मामला अदालत में जाता है और इतने बड़े घोटाले का, फ्रेंड्स, इतने बड़े घोटाले का निपटारा केवल 3 दिन में हो जाता है। जिस दिन ये घटना घटी उसके तीसरे दिन इस केस को निपटा दिया जाता है, और वो भी किस सर्कमस्टांसेस में, केवल नागरवाला के इकबालिया बयान के जुर्म के बयान पर, जिसमें एक वो खुद सेल्फ कन्फेस कर रहा है कि मैंने कहा। अदालत की कार्यवाही मात्र 10 मिनट चलती है और बिना किसी गवाह के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी विटनेस के नागरवाला को 4 साल रिगिरस इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। नागरवाला जेल चला जाता है। 5,000 रुपये का जो डिफरेंस था वो मल्होत्रा अपनी जेब से दे देते हैं, तो बैंक का कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, बैंक के पूरे 60 लाख रुपए उसको वापस मिल गए। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े हैं। नागरवाला जेल में जाते ही अपनी बात से पलट जाता है और वो कहता है कि मैंने स्टेटमेंट गलत दिया था, एक रीट्रायल दोबारा स्टार्ट किया जाए, और वो रीट्रायल उस जज के अंडर में नहीं होना चाहिए जिस जज के मेरा पहले मुझे गिल्टी वो प्रोनाउंस किया था। 28 अक्टूबर 1971 को नागरवाला की ये प्ली डिसमिस कर दी जाती है। 16 नवंबर 1971 को फिर दोबारा नागरवाला अदालत की तरफ जाता है और कहता है कि मेरे खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग तब तक न करी जाए जब तक बैंक की इंटरनल इंक्वायरी और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की इंक्वायरी वेद प्रकाश मल्होत्रा के खिलाफ चल रही है, जब तक वो चीज़ क्लियर ना होने पाए। पहले उनकी क्लियरेंस होने जानी दीजिए, तब तक रहेगा। इस केस में, इस घटना के 16 नवंबर के मात्र 4 दिनों के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे कि ये केस फिर दोबारा सुर्खियों में आ जाता है। अब लोग इसमें शक की नज़र से देखने लगते हैं। 20 नवंबर यानी सिर्फ 4 दिन बाद इस घटना के एडिशनल डीएसपी डी.के. कश्यप की बड़े रहस्यमय परिस्थितियों में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। लोग उंगलियां उठाने लगे क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम इसमें स्वयं इन्वॉल्व था। इधर जेल में बंद नागरवाला, उस वक्त एक वीकली पत्रिका निकला करती थी करंट, उसके चीफ एडिटर डीएफ कराका को कहता है कि वो उसको एक इंटरव्यू देना चाहता है और 1 साल भर की न्यूज़ ऑफ द ईयर देगा। कराका बीमार थे तो वो स्वयं नहीं आ पाए। उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि आप जाकर के नागरवाला का इंटरव्यू ले लें, लेकिन नागरवाला उस असिस्टेंट को इंटरव्यू देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ कराका साहब को ही इंटरव्यू दूंगा। फरवरी 1972, इस घटना के कुछ दिनों और बाद, नागरवाला की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तिहाड़ जेल के अंदर ही अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होती है और वो दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है अंदर पुलिस सिक्योरिटी। 2 मार्च को दोपहर का भोजन करने के बाद अचानक से नागरवाला को एक हार्ट अटैक होता है और वो भी मर जाता है। एक और मृत्यु। नागरवाला की मृत्यु के साथ इस केस से जुड़े हुए सारे रहस्य पर से पर्दा उठने की जो संभावनाएं थी वो भी खत्म हो जाती हैं। सारे के सारे सवाल
बिना किसी जवाब के रह जाते हैं। अंतिम क्लू भी इसका खत्म हो जाता है जहां से ये लीड ओपनिंग हो सकती थी। विपक्ष इसको भी एक मुद्दा बनाता है। अचानक से 3 महीने में इतनी सारी मौतें हो गई और वो भी सब मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। खैर, क्योंकि बांग्लादेश युद्ध हो जाता है, इंदिरा गांधी जीत जाती हैं, तो ये मामला कहीं दब सा जाता है। 1977 में जब मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को जांच करने के लिए एक पीएन जगन मोहन रेड्डी कमीशन का अपॉइंट करती है कि जो ये बताएगी इसका क्या सर्कमस्टांसेस थे और उसमें उस वक्त के सरकार का क्या रोल था। कमीशन 800 पेज से ज़्यादा की एक अपनी रिपोर्ट सौंपता है। उसमें इंदिरा गांधी के ऊपर तो कोई भी डायरेक्ट चार्ज नहीं लगता, लेकिन वो इतना ज़रूर कहता है कि इंदिरा गांधी के मातहत जितने भी अफसर थे, सबने इस पूरी की पूरी एपिसोड को, इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को जितना तहस नहस कर सकते थे किया, सबने जियोपर्टाइज किया इस केस को। उन्हें बहुत सारे बैंकिंग के प्रोसीजर्स के अंदर भी डिफरेंसेस दिखाई दिए जो कि एसओपीज मेंटेन नहीं करे जा रहे थे। इतना सारा पैसा किसके अकाउंट से निकला वो नहीं पता चला। क्या ये वहां पर रोजाना होता रहता था या पहले भी इस तरह से होता था, वो नहीं पता चला। इधर बैंक की इन्वेस्टिगेशन के बाद वेद प्रकाश मल्होत्रा को बैंक टर्मिनेट कर देता है। 1977 में ही इंडिया टुडे एक पत्रिका में अपनी अंक में छापता है, वो भी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन के बाद, और वो ये कहते हैं कि ये पैसा बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के लिए था और ये पैसा वहां जा रहा था और ये सारा का सारा भांडा सिर्फ और सिर्फ कैश ऑफिसर रोहेल सिंह की जल्दबाजी के चलते खुल गया। यदि रोहेल सिंह पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट ना लिखाते मल्होत्रा से पहले तो शायद ये मामला इतना ना होता। अब क्योंकि खुल गया था, विपक्ष ने मुद्दा बना दिया था, तो कहीं ना कहीं नागरवाला को बलि का बकरा बना दिया गया। ऐसा इंडिया टुडे ने अपनी मैगजीन में लिखा 1977 के अंदर। ये सारा का सारा केस आने के बाद बहुत से ऐसे सवाल रह गए जिसका कोई जवाब नहीं मिला। जैसे एक खबर ये थी कि नागरवाला को मेडिकल एग्जामिनेशन में भी ये बात हुई कि उसको फेशियल पैरालिसिस था, वो ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था। अब जो आदमी ठीक ढंग से बात नहीं कर पाता, अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, फेशियल पैरालिसिस का शिकार है, क्या वो एक औरत की आवाज निकाल सकता था? दूसरा सवाल जिसका जवाब नहीं मिला कि क्या एक चीफ कैशियर सिर्फ एक फोन कॉल पर 60 लाख रुपए जैसा रकम निकाल सकता है, वो भी 1971 में। 60 लाख रुपए तो आज भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इस 52 साल बीत जाने के बाद भी। तीसरा सवाल कि क्या एक चीफ कैशियर एक बैंक का प्रधानमंत्री को जी माता जी कहकर संबोधित कर सकता है? क्या उसमें इतनी दम होता है एक बैंक के कैशियर में? चौथा सवाल कि क्या इस तरह से पैसा बार बार निकाला जा सकता था या ये रूटीन अफेयर था, ये रोजमर्रा का काम था क्या? पांचवा सवाल कि इतना बड़ा फ्रॉड जिसने पूरा का पूरा देश हिला दिया हो, क्या इसका महज निपटारा 3 दिन में हो जाएगा, वो भी 10 मिनट के अंदर, सिर्फ एक इकबाली बयान के जुर्म में? किसी और का कोई उसमें रोल नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक इकबालिया जुर्म के बयान पर हो जाएगा। इतिहास का सबसे तेज चलता हुआ केस। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि थोड़े से अंतराल के अंदर सबकी मृत्यु हो जाना, डीके कश्यप की और नागरवाला की खुद की। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब 1981 में भारत सरकार ने मारुति लॉन्च करी तो उस मारुति में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर उसी वेद प्रकाश मल्होत्रा को बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, जो इस केस में इन्वॉल्व थे। तो दोस्तों, ये थी बैंकिंग इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना जिसको कि नागरवाला केस के नाम से जाना जाता है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार दोस्तों।